नमस्कार भाई विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। अपना टॉपिक जो चल रहा है गाउस का नियम। गाउस का नियम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। इस वीडियो से शायद 2, 3, 4 वीडियो चलेंगे अपने गाउस के नियम के अनुप्रयोग के। ठीक है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग स्टार्ट करने से पहले आपको पहले वाले सारे वीडियो आने चाहिए। मैं जैसे हर बार बोलते जा रहा हूँ, तो गाउस के नियम का अनुप्रयोग अपन स्टार्ट करते हैं। पहला अनुप्रयोग हेडिंग लगाएंगे आप, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे आवेशित चालक तार। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश ब्रैकेट में आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग हो गई, पहली हेडिंग होगी अनंत लंबाई के रेखीय आवेश ब्रैकेट में आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा, लैम्ब्डा रैखिक आवेश घनत्व, लैम्ब्डा रैखिक आवेश घनत्व वाले अनंत विस्तार के रैखिक आवेश से, अनंत विस्तार के रैखिक आवेश से, ये एक तार है जिसका रैखिक आवेश घनत्व कितना है, लैम्ब्डा है। मतलब जो भी आवेश देंगे इसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इससे क्या करना है, लंबवत दूरी स्मॉल r पर कोई प्रेक्षण बिंदु P ले लिया। ठीक है। इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लैम्ब्डा रैखिक आवेश घनत्व वाले अनंत विस्तार के रैखिक आवेश से लंबवत दूरी स्मॉल r पर स्थित प्रेक्षण बिंदु कैपिटल P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, रैखिक आवेश को अक्ष मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कैसे? इस बिंदु P से गुजरने वाले एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे इस प्रकार से। ये हो जाएगा। ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हो गया, जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r, और ये क्या है, इसकी अक्ष है। जो तार था ना रैखिक आवेश, वो क्या हो गई, इसकी अक्ष हो गई। ठीक है। अब इस बेलन में 3 पृष्ठ हो गए। एक पृष्ठ तो ये हो गया S1, एक पृष्ठ ये हो गया ऊपर वाला S2, जिससे एक टंकी है, टंकी में एक तो वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है। जो S1 है, ऊपर वाला जो ढक्कन लगा हुआ है वो क्या हो गया, S2 हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, S3 हो गया। ठीक है। अब ये जो आवेश है, धनावेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी। E यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी E बाहर की तरफ होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, E क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है। तो अपन डिस्क्रिप्शन लिख दिया और ये डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम के नीचे लिखेंगे अतः गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है। अब ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पर ई डी एस, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, एस क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यहाँ पे 3 है, S1 वक्र पृष्ठ अलग, ऊपर वाले ढक्कन का अलग, नीचे वाले ढक्कन का अलग। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका मान होगा, S1 के लिए अलग ई डी एस कॉस थीटा 1, फिर इंटीग्रेशन S2 के लिए अलग ई डी एस कॉस थीटा 2, फिर इंटीग्रेशन S3 के लिए अलग ई डी एस कॉस थीटा 3। अब थीटा 1 क्या है,
थीटा 1 है S1 और E के मध्य दिशा, वो कितनी है 0 डिग्री। थीटा 2 क्या है S2 और E के मध्य कोण कितना है, S2 और E के मध्य कितना है 90 डिग्री। थीटा 3 का मान यहाँ से देखिए कितना है 90 डिग्री, S3 और E के मध्य कोण, ठीक है। तो थीटा 2 और थीटा 3 इनका मान तो क्या है 90 डिग्री, तो कॉस थीटा 2 बराबर कॉस थीटा 3 बराबर क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये तो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अतः जो फ्लक्स आएगा फाई आएगा, जो फ्लक्स आएगा फाई, उस फाई का मान क्या होगा, उस फाई का मान होगा, यहाँ से देखिए S1 के लिए तो आ जाएगा E ds, S1 के लिए थीटा 1 बराबर 0 डिग्री है, तो कॉस थीटा 1 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ कॉस थीटा 1 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो E ds और फिर ये क्या आ जाएगा 1, क्लियर। फिर यहाँ पे कॉस थीटा 2 का मान क्या 0, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, आगे वाली टर्म 0 हो गई। कॉस थीटा 3 उसका मान भी क्या 0, तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0। तो यहाँ से फाई बराबर क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ E ds, यहाँ से E बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या है, फाई बराबर E इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब है, हमेशा ध्यान रखें, इसका मतलब होता है गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या होता है गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ कौन सी है, गाउसीय पृष्ठ ये है, ये वाली S1, ठीक है। गाउसीय पृष्ठ का मतलब बेलनाकार है ना ये, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो गाउसीय पृष्ठ है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो क्या है इसकी गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई RH बराबर क्या होता है 2 पाई RH। H क्या है बेलन की ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई H नहीं लिखे L ले ली, बेलन की लंबाई ले ली। बेलन की ऊंचाई है बेलन की लंबाई एक ही बात है, टंकी कितनी लंबी है टंकी कितनी ऊंची है वो एक ही बात है अगर बेलन की बात करेंगे तो डी ये हो गया 2 पाई RL। तो फाई बराबर क्या आ गया E इंटू 2 पाई RL। कब, जब अगर इस बेलनाकार पृष्ठ की जो ये लंबाई है वो कितनी है L ले ली, तब आ गया ये, ठीक है, क्लियर। अब उसके फिर आगे चलेंगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई बराबर क्या होता है 1 में एप्सिलॉन नॉट गुणा समेशन ऑफ Q। समेशन ऑफ Q क्या है गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए अब मेरे को ये पता है कि लैम्डा बराबर क्या होता है Q में L, पड़ा हुआ है रैखिक आवेश घनत्व, लैम्डा बराबर Q/L। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा गुणा L। तो यहाँ से समेशन ऑफ Q बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा गुणा L। मतलब इससे गाउसीय पृष्ठ यहाँ से लगा के यहाँ तक इसके बीच का जो आवेश है वो कितना हो जाएगा लैम्डा गुणा L। लैम्डा रैखिक आवेश घनत्व, उसको लंबाई से गुणा कर देंगे तो कुल आवेश का मान आ जाएगा लैम्डा गुणा L। समेशन ऑफ Q बराबर लैम्डा गुणा L हो गया। अतः गाउस के नियम से फाई बराबर क्या आ गया 1 में एप्सिलॉन नॉट, एक तो ये आया इसको समीकरण एक नाम दे दिया, फाई बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ Q। समेशन ऑफ Q का मान कितना आया लैम्डा L, तो ये आ गया लैम्डा L में एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया समेशन ऑफ। समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से, ये भी फाई बराबर E इंटू 2 पाई RL, ये है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 और 2 का इधर वाला जो है LHS वो बराबर है क्या, ये भी फाई है और ये भी फाई है, तो ये मान और ये मान दोनों बराबर होंगे। E इंटू 2 पाई RL और लैम्डा L में एप्सिलॉन नॉट बराबर होंगे। E इंटू 2 पाई RL, E इंटू 2 पाई RL बराबर लैम्डा L में एप्सिलॉन नॉट बराबर होंगे। तो यहाँ से L से L तो कट गया, क्या है E इंटू 2 पाई R बराबर लैम्डा में एप्सिलॉन नॉट। E का मान निकालना है तो लैम्डा में 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसा लिखते हैं लैम्डा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले
और आर बाद में, ठीक है। ई बराबर आ गया लैम्बडा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर। फिर इसको मैंने 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा किया, कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर 2 लैम्बडा और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर। अब ये जो 1 बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है ना, 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान के बराबर होता है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? के, और के की वैल्यू क्या होती है? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से ई की वैल्यू अब देखिए क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो क्या हो गया? के, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? लैम्बडा अपॉन में क्या है? आर। तो ये क्या आ गया? 2k लैम्बडा अपॉन आर। मतलब अनंत रेखीय आवेश के कारण ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या आ गया? 2k लैम्बडा अपॉन आर, 2k लैम्बडा अपॉन आर, ठीक है। अगर दिशा की बात करेंगे, ई वेक्टर बराबर 2k लैम्बडा अपॉन आर, आर के मतलब बाहर की तरफ, दिशा किधर की तरफ हो जाएगी? बाहर की तरफ। ये जो है ना, इसके कारण क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये आ गया, ई बराबर 2k लैम्बडा अपॉन आर, जहां पर के तो क्या है? नेतांक है, और लैम्बडा क्या है? रेखिक आवेश घनत्व है, और आर क्या है? दूरी। कौन सी दूरी? देखिएगा, ये है दूरी आर। इस बिंदु को दूर ले लेंगे तो आर का मान बढ़ जाएगा, इस बिंदु को पास ले लेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आर के मान पर इस ई का मान डिपेंड करेगा, आर के मान पर इस ई का मान डिपेंड करेगा। तो क्या आ जाएगा? ई समानुपाती 1 बटे में आर। अगर आर का मान बढ़ेगा, बिंदु दूर लेंगे, बिंदु दूर लेंगे तो ई का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिंदु पास लेंगे या मतलब आर का मान कम हो जाएगा, आर का मान कम हो जाएगा तो ई का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब तार के नज़दीक जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा रहेगी, तार से दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ई और आर में ग्राफ बनाएंगे, ई समानुपाती 1 बटे में आर आया है, इसमें जो ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से बनेगा, ई समानुपाती 1 बटे में आर का ग्राफ ये बन जाएगा, ई समानुपाती 1 बटे में आर, ठीक है। ये आ गया अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत रेखीय या अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण या आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन हो गया। ये हो गया इसका पहला अनुप्रयोग। सेकेंड अनुप्रयोग देखते हैं। सेकेंड अनुप्रयोग है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब इसमें आप लोग लिखेंगे, हेडिंग लगाने के बाद में लिखेंगे एक बिंदुवत आवेश, एक बिंदुवत आवेश, ये रहा बिंदुवत आवेश, एक बिंदुवत आवेश स्मॉल q से स्मॉल r दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु P। एक बिंदुवत आवेश स्मॉल q से स्मॉल r दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु कैपिटल P पर विद्युत क्षेत्र की कैपिटल P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदुवत आवेश Q की स्थिति को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मतलब ये जो बिंदुवत आवेश स्मॉल q है, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसकी स्थिति को मान लो केंद्र और स्मॉल r को मान लो त्रिज्या और एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर दो। ये बना दिया गोलाकार गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। अब देखिए इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई बाहर की तरफ।
ये गोला है, इस गोले के क्षेत्रफल की दिशा मैंने बताई हमेशा पृष्ठ के बाहर की लंबवत बाहर की तरफ। तो इस बिंदु P पर क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर की तरफ हो गई। E और DS के मध्य कोण कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो cos थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर दी। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, ये डायग्राम बना लेंगे, फिर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स। फिर नेक्स्ट लाइन से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकालेंगे पहले। इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री है तो कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ई डी एस आ जाएगा, यहाँ ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अभी पहले बताया था इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ क्या है, गोला है, गोला है तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से फाई बराबर क्या आएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा समीकरण 1, ये क्या आ जाएगा समीकरण 1, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई बराबर 1 में एप्सिलॉन नॉट गुणा समेशन ऑफ क्यू। समेशन ऑफ क्यू क्या है, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध या परिबद्ध आवेश, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश क्या है क्यू, तो ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। समेशन ऑफ क्यू बराबर क्या हो गया, क्यू हो गया। तो फाई बराबर क्या हो गया 1 में एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू, तो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। ये गाउस के नियम से आ गया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 भी क्या बता रहा है, फ्लक्स को बता रहा है E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण 2 भी क्या कर रहा है, फ्लक्स को बता रहा है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 में जो फ्लक्स का मान आया है वो फ्लक्स की परिभाषा से आया है, और समीकरण 2 में जो फ्लक्स का मान आया है वो गाउस के नियम से आए हैं। समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 बार में यहाँ लिख लूँगा, समीकरण 1 फाई बराबर था E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे, तो E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्यू बटे में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये जाके बटे में हो जाएगा। फिर क्या कर दूंगा मैं, एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख दूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा आर स्क्वायर। पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये हो गया 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणा क्यू बटे में आर स्क्वायर, और इसका मान क्या होता है के। तो यहाँ से E बराबर क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E बराबर क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सदिश रूप में बात करेंगे E वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, मतलब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आर केप क्या बता रहा है, दिशा को बता रहा है। आर केप क्या बता रहा है, दिशा को बता रहा है। दिशा का मतलब ये है कि जो बिंदु आवेश के कारण जो गोलीय पृष्ठ बना है ना, उसके लंबवत बाहर की तरफ, उसके लंबवत बाहर की तरफ यहाँ पर है आवेश और यहाँ पर है बिंदु। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दिशा होगी लंबवत बाहर की तरफ हो जाएगी, त्रिज्यीय दिशा में, त्रिज्यीय दिशा में। अब यहाँ पे भी देखेंगे के तो क्या है, नियतांक है। के का मान तो क्या होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। और क्यू क्या है, आवेश है जो भी नियत रखा है। अब आर क्या है, दूरी है, इस आवेश से प्रेक्षण बिंदु की दूरी। अब प्रेक्षण बिंदु अगर आप आगे लेंगे तो आर का मान बढ़ जाएगा, प्रेक्षण बिंदु पीछे लेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
आर का मान बदल रहा है तो ई का मान नहीं बदलेगा। किस प्रकार से बदलेगा? ई समानुपाती 1 में आर स्क्वायर, ई समानुपाती 1 में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा, ई समानुपाती 1 में आर स्क्वायर का ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा। आर इधर ले रहे हैं और ई को इधर ले रहे हैं। पहले वाले ग्राफ में भी लगभग सिमिलर सा ही आ रहा था। ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती था। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको समझने के लिए। 2 माइक्रोकूलाम, क्वेश्चन लिखिए, 2 माइक्रोकूलाम के आवेश से 2 माइक्रोकूलाम के आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। 2 माइक्रोकूलाम के आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। ई बराबर क्या था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां के बराबर तो है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्यू बराबर कितना है? 2 माइक्रोकूलाम, 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। आर बराबर क्या है? 10 सेंटीमीटर। पहले बताया था सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 10 की घात -2 से गुणा कर दो तो ये आ गया 10 की घात -1 मीटर। अब ई बराबर निकालेंगे के 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है, और क्यों 2 गुणा 10 की घात -6 अपॉन आर 10 की घात -1 गुणा 10 की घात -1। ये आ गया 18 गुणा 10 की घात 9 -6, ये -2 ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। 18 गुणा 10 की घात 9 और 2 11 -6, 18 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना आ गया, 18 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। एक क्वेश्चन अपन उसका कर लेते हैं। ई बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर के लिए, रैखिक आवेश के लिए, रैखिक आवेश। अब आप देखिए क्वेश्चन लिखिए, किसी आवेशित चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व, किसी आवेशित चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है अपने को 4 गुणा 10 की घात 5 कूलाम पर मीटर। किसी आवेशित चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर दे रखा है 4 गुणा 10 की घात -5 कूलाम पर मीटर। इस रेखीय आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस रेखीय आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो E बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर 2 गुणा के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, लैम्डा का मान देखिए कितना है 4 गुणा 10 की घात -5, आर का मान 20 सेंटीमीटर, वही 20 गुणा 10 की घात -2, तो 20 गुणा 10 की घात -2 का मतलब क्या हुआ 2 गुणा 10 की घात -1, तो 2 गुणा 10 की घात -1 ये आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, 9 गुणा 4 9 चौक 36 गुणा 10 की घात 9 -5 -1 ऊपर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो आ गया 36 गुणा 10 की घात 9 और 1 10, 10 में से 5 गया तो 5 न्यूटन पर कूलाम। रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई 36 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। ये आ गई रेखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज अपन ने दोनों प्रयोग पढ़ लिए, एक तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
और एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप लोग और इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल भी कर लिए। अब आप लोग क्या करेंगे, वही अपना हर बार का काम, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, वापस से नोट्स प्रिपेयर करके इनको ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से याद करेंगे, और फिर याद करने के बाद में इनसे संबंधित प्रश्न आप लोग करेंगे। अभी गाउस के नियम के अनुप्रयोग बहुत सारे रहे हैं, आगे वाली वीडियोज़ में अपन उनको भी पढ़ेंगे। चैप्टर ये लगभग कंप्लीट होने वाला ही है, आप लोग पढ़ते जाइए, और जैसे कंप्लीट होगा फिर टेस्ट होगा एक अपना, ठीक है। तो इसलिए आप पहले से ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।